हेलो फ्रेंड्स, हम लोग लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे हमारा इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट 1। नाउ हमारे स्टार्ट होता है पार्ट 2, जिसमें हमारे न्यूज़ इन शॉर्ट्स को हम कवर अप करेंगे। सो फर्दर डिले ना करते हुए चलो सीधा हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट विल बी आवर फर्स्ट टॉपिक? जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा दैट विल बी BIMSTEC acquires legal personality after charter comes into force। BIMSTEC है, इसने एक्वायर की कुछ लीगल पर्सनैलिटी जब चार्टर फोर्स में आया। अब क्या है चार्टर, क्या लीगल पर्सनैलिटी इसने की है, उसको हम लोग ओवरव्यू करेंगे कि जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव था फॉर द मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन BIMSTEC, तो इसके लिए चार्टर वाज साइंड एंड अडॉप्टेड ड्यूरिंग द 5th समिट ऑफ द ग्रुपिंग इन द श्रीलंका इन 2022। अब जो चार्टर साइन हुआ था, अडॉप्ट हुआ था, पहले ही साइन और अडॉप्ट तो पहले ही हो चुका है, जो कि हमारा 5th समिट ऑफ ग्रुपिंग श्रीलंका 2022 में हुआ था। लेकिन अभी क्या इसमें और क्या चीज़ें हुई हैं विद द इंडोर्समेंट ऑफ द चार्टर बाय द नेपाल। इसमें अब देखो इंडोर्समेंट हुआ है नेपाल के द्वारा। साथ साथ में बोला है कि जो ऑल मेंबर स्टेट्स कंप्लीटेड द रेक्टिफिकेशन ऑफ द फंडामेंटल डॉक्यूमेंट एंड द चार्टर कम इनटू फोर्स इन द May 2024। पहले तो इसमें अपना नेपाल ने एंडोर्समेंट किया, फिर क्या वो जितने भी स्टेट थे सभी ने इसको रेक्टिफाई किया। बाद में पूरे फाउंडेशन डॉक्यूमेंट के साथ साथ रेक्टिफिकेशन होने के बाद फिर ये हमारे फोर्स में आया 2024 में। तो इधर पे देखोगे आप साइन, ये जो आपका एडॉप्ट एंड साइन ये तो पहले ही हो चुका है, लेकिन फोर्स में कब आया? अभी आया है। ओके, तो BIMSTEC चार्टर के बारे में हम लोग बात करें तो है क्या ये? BIMSTEC चार्टर एक फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट है जो आउटलाइन करता है गोल्स, प्रिंसिपल एंड स्ट्रक्चर ऑफ द BIMSTEC के गोल, प्रिंसिपल और स्ट्रक्चर को ये पूरा बताता है। चार्टर कॉन्फ्रेस करता है एक लीगल पर्सनैलिटी की तरह ऑफ द ग्रुपिंग एंड पेज द वे फॉर एक्सटर्नल पार्टनरशिप एंड एडमिशन ऑफ ऑब्जर्वर एंड न्यू मेंबर्स, कि जो एक्सटर्नल पार्टनरशिप हो उनके लिए भी रास्ता बनाता है, और जो नए ऑब्जर्वर है उनके एडमिशन के लिए और नए नए मेंबर्स के लिए भी ये क्या है, लीगल पर्सनैलिटी की तरह ही काम करता है जो चार्टर होता है। चार्टर, अब देखो मैं आपको अगर सिंपल तरीके से समझाऊं तो चार्टर का मतलब होता है कि दिस वन इज लाइक अ BIMSTEC, ये आपका BIMSTEC हो गया। अब इसमें कोई भी कंपनी एक्सटर्नल पार्टनरशिप या फिर किसी का एडमिशन होना हो, जो इसको ऑब्जर्वर होते हैं उनका एडमिशन होना हो, नए मेंबर्स का ऐड होना हो, या फिर कोई पार्टनरशिप है पहले से, वो इन तीनों चीज़ों को कैसे गो थ्रो करेंगे, कैसे इनके लिए रास्ता होगा, क्या इनके रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, इनके सभी जो लीगल प्रोसीजर्स होते हैं वो हमारे आते हैं चार्टर में। ओके, दिस इज द सिंपल डेफिनेशन। BIMSTEC क्या है? इसका जेनेसिस है, एस्टेब्लिश हुआ था 1997 में विद द साइनिंग ऑफ द बैंकॉक डिक्लेरेशन। मेंबर इसमें बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, म्यांमार एंड भूटान। सेक्रेटरीट क्या है इसका? ढाका है आपका, जो बांग्लादेश में। पर्पस क्या है इसका? मेन पर्पस है टू क्रिएट एन एनेबलिंग एनवायरनमेंट जिससे रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सोशल प्रोग्रेस हो और मेंटेन कर पाए पीस को और स्टेबिलिटी को इन द रीजन ऑफ बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल रीजन में जितनी भी हमारी रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा हो, सोशल प्रोग्रेस अच्छा हो, मेंटेन करे पीस एंड स्टेबिलिटी। ओके, तो हम लोग ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको हम लोग देखना चाहेंगे। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, दो शॉर्ट नोट्स में अपना बना लो। मेन पर्पस ही क्या होगा इसका? आपका सोशल डेवलपमेंट, देन आपका हो गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पीस एंड स्टेबिलिटी। तो ये जो सब चीजें किस रीजन में होंगी? होंगे आपके बे ऑफ बंगाल में। अगर BIMSTEC के पास देखोगे तो जितनी भी आपकी कंट्रीज आती हैं, ये सभी कंट्रीज आपके अगर मैप्स में पॉइंट आउट करोगे तो जो बे ऑफ बंगाल की नियर बाय कंट्रीज है वही है आपकी। ओके, मेजर प्रोजेक्ट क्या है जो BIMSTEC ने अभी तक कैरी ऑन किए हैं, इसमें अगर हम लोग देखते हैं मेजर प्रोजेक्ट्स में, जस्ट वन सेकेंड, तो मास्टर प्लान फॉर द ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को लेके मेजर प्लान्स बनाए गए। एक हमारा एक्सरसाइज भी कैरी आउट होता है जो होता है BIMSTEC डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज, जिसको हम DMAX बोलते हैं। तो BIMSTEC ने मिलकर क्या कैरी आउट कराया था? DMAX। ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया क्या है? ये बूस्ट करता है इंडिया के एक्ट ईस्ट एंड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को।
ये एक्ट करता है एज ए ब्रिज बिटवीन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। ओके, नेक्स्ट है बिम्स्टेक वुड प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म, ये अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा एज एन अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म आफ्टर डिसफंक्शन ऑफ द सार्क सिंस 2006, जब से 2016 से जब सार्क खत्म हो गया उसके बाद ये एज ए अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा सार्क की जगह। चैलेंजेस क्या है? सबसे फर्स्ट चैलेंजेस अगर हम इसमें देखें जो आता है हमारा स्लो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। इसमें कहता है जो चार्टर इन्फोर्स किया है ये आफ्टर 25 ईयर ऑफ फॉर्मेशन, मतलब 27 साल के बाद, जब ये बन चुका उसके 27 साल बाद ये हुआ है। बना कब है आपका? 1997 में। तब से आप फॉलो कब हो रहा है जाके? अब हो रहा है आपका, सोचो 27 साल बाद। सेकंड इसमें एब्सेंस ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है बिम्स्टेक के मेंबर्स के बीच में भी, ये नहीं है। जो इन्वॉल्व है इसमें वो है बायलैटरल मल्टीलेटरल ट्रेड विद नॉन मेंबर्स। तो मेंबर्स में क्या है, जो भी बिम्स्टेक के मेंबर हैं वो अदर मेंबर्स के साथ बायलैटरल ट्रेड में है या फिर मल्टीलेटरल ट्रेड में है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा स्ट्रेंड रिलेशन बिटवीन मेंबर्स, मेंबर्स जो उनके बीच में खुद स्ट्रेंड रिलेशन है। किसी चीज़ों को लेकर बहुत सारी क्लियरिटी की कमी है। जैसे आपका बांग्लादेश म्यांमार में आता है रोहिंग्या रेफ्यूजी क्राइसिस की वजह से बहुत ज़्यादा रिलेशन डिस्प्यूट होता है। इंडिया नेपाल बॉर्डर इश्यूज में भी आता है, मतलब जो खुद इसके इन हाउस मेंबर है उनके बीच में भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स रहते हैं। ये होगा हमारे बिम्स्टेक का जो न्यूज़ में था। सेकंड आता हमारा सेकंड इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक डायलॉग ऑन अफ्रीका हेल्ड इन वाशिंगटन डीसी। ये दूसरी बार जो इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक डायलॉग है फॉर द अफ्रीका हुआ है, कहाँ पे? आपका वाशिंगटन डीसी में। डायलॉग का एम क्या है कि सीए शेयर करेगा आइडिया, एक्सप्लोर करेगा वेज जिससे डेवलप हो सके इंस्टीट्यूशनल, टेक्निकल एंड बायलैटरल सिनर्जीज का टू वर्क टुगेदर इन अफ्रीका। अब किस किस पॉइंट्स में डेवलप करने की बात करें आप लोग, इनको देखते हैं अगर तो निकालें सबसे स्मॉल बिजनेस को। सबसे पहला हो गया आपका इंस्टीट्यूशनल, देन होगा आपका हो गया टेक्निकल, देन होगा आपका बायलैटरल। ये तीनों पार्ट्स में कैसे इंडिया एंड यूएस मिलके हेल्प करेंगे अफ्रीका के डेवलपमेंट में, ये बताया गया। दिस इज द फर्स्ट सच डायलॉग ऑन अफ्रीका बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। बोलो ये पहली तरीके का डायलॉग है जो इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ है आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ द अफ्रीकन यूनियन एज द परमानेंट मेंबर ऑफ G20। जब से अफ्रीका यूनियन को एज ए परमानेंट मेंबर ऑफ G20 किया गया, तब से फर्स्ट तरह का डायलॉग है एज ए परमानेंट मेंबर ऑफ G20 ड्यूरिंग इंडियाज प्रेसिडेंसी G20। जब इंडिया प्रेसिडेंसी में था G20 के, तब उस टाइम पे अफ्रीका को यूज ऐड किया गया अफ्रीकन यूनियन को एज ए परमानेंट मेंबर ऑफ G20। सिग्निफिकेंस क्या है अफ्रीका का फॉर इंडिया के लिए? अगर हम सिग्निफिकेंस देखें, स्ट्रेटजी में आता है हमारा इकोनॉमिक, एनर्जी सिक्योरिटी, मल्टीलेटरल। सभी पॉइंट्स को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक, अफ्रीका इज वाइटल फॉर इंडिया मैरीटाइम सिक्योरिटी। मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, प्रोटेक्ट करता है हमारे ट्रेड को, इंडियन ओशियन रीजन में पायरेसी से बचाता है। सेकंड है इकोनॉमिक, क्या है? जो इंडिया का वास्ट, अफ्रीका का जो वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज है जिसमें आपका आता है ऑयल, गैस, मिनरल एक्सेट्रा। ग्लोइंग मार्केट प्रोवाइड्स डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन बिजनेसेस। इंडियन बिजनेस के लिए सप्लाई एंड डिमांड दोनों की तरह काम करता है। एनर्जी सिक्योरिटी में क्या आता है? जब हम लोग कोलैबोरेशन करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, जैसे कि अंडर इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस हो गया, अलाइन विद द शेयर्ड गोल्स। इसमें क्या होता है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ जो शेयर्ड गोल हैं उनको हम लोग फॉलो करते हैं। मतलब हमारे और जो अफ्रीका की सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उनके गोल्स की कुछ कैटेगरी अभी ऐसी हैं जिसमें हम लोग एक ही साथ एक ही जगह पर खड़े हैं। उसमें सबसे पहले आता है हमारा सोलर अलायंसेस, जिसमें इंडिया एंड अफ्रीका एक ही जगह पे खड़े हैं जहाँ पे उन्हें सस्टेनेबल गोल्स को मेंटेन करना है। मल्टीलेटरल कोऑपरेशन विद अफ्रीकन कंट्रीज इन द मल्टीलेटरल फोरम। जब हम लोग अफ्रीकन कंट्रीज के साथ मल्टीलेटरल फोरम में कोऑपरेशन करते हैं, जैसे चाहे वो यूएन हो, कॉमनवेल्थ हो या फिर नॉन अलाइन मूवमेंट हो, ये एनहेंस करता है इंडिया का ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंड प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ साउथ साउथ कॉर्पोरेशन। और साउथ साउथ कॉर्पोरेशन में भी बढ़ावा दिखा, जैसा हमारा साउथ कॉर्पोरेशन था, ग्लोबल साउथ हो गया हमारा,
एंड आपका साउथ अफ्रीका का जो अफ्रीका का साउथर्न पार्ट है वो। तो इन्हें अगर हम लोग व्यू में देखें, लाइक इमेजिनरी व्यू में देखें, तो जितना भी हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर है उसमें हमारे जो इंटरेक्शन होता है, लाइक साउथ साउथ का जो भी इंटरेक्शन है वो ज़्यादा पड़ता है। चैलेंजेस क्या क्या फेस करना पड़ा है इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप को? सबसे पहला आता है चाइना फैक्टर, देन आता है आपका सिक्योरिटी, देन आपका आता है रेशियल टेंशन। चाइना में आता है चाइना ग्लोइंग इन्फ्लुएंस इन अफ्रीका, चाइना ग्लोइंग इन्फ्लुएंस इन अफ्रीका थ्रू इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड इन्वेस्ट पोजेसेस ए challenges टू लीड्स इंटरेस्ट। ये चाइना जो है इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है अफ्रीका में अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के द्वारा, एंड इन्वेस्ट करता है बहुत सारे चैलेंजेस जिससे इंडिया के इंटरेस्ट हम होते हैं या फिर इंडिया के इंटरेस्ट में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सिक्योरिटी में क्या आता है, जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं अभी, जैसे चाहे वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो अफ्रीका के कुछ पार्ट्स में, जिससे क्या होता है इंडियन इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, और साथ में इसमें क्या जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आती है। रेशियल टेंशन क्या है कि अफ्रीका स्टूडेंट्स कंप्लेन्स ऑफ हरासमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन, कि अफ्रीकन स्टूडेंट्स हैं बहुत बार कंप्लेन भी करते हैं कि इनके साथ हरासमेंट होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये चीज़ें रहती हैं इसमें। इसमें अगर हम लोग इनिशिएटिव देखें जो इंडिया ने ली हैं कि इंगेज कर सकें अफ्रीका के साथ, तो हमारा 2018 का जो कंपाला प्रिंसिपल है उसमें देखते हैं जो 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स आए थे इंडिया पीएम के द्वारा फॉर इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप में, जिसमें इंक्लूड था आपका डेवलपिंग टुगेदर एज ए इक्वल लोकल पार्टनरशिप। फिर हमारा आया है एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। ऐसे इनिशिएटिव लॉन्च किए गए इंडिया के द्वारा जो इनहेंस करते हैं कॉपरेशन विद अफ्रीकन कंट्रीज इन पार्टनरशिप विद जापान, जापान के साथ पार्टनरशिप में। फिर हमारा आया इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जिसमें क्या हुआ, जिसने ऑफर किया है कैपेसिटी बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ को दोनों कंट्रीज़ के लिए। साथ साथ में क्या हुआ, जो प्रोफेशनल और स्टूडेंट्स थे फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज़ वो भी इधर पे आके स्टडी कर पाए, साथ में मिलकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम कर पाए। हमारा नेक्स्ट आता है इसमें ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। अगर हम लोग देखें जो हमारा ओपी सहायता टू असिस्ट साइक्लोन हिट, जो साइक्लोन हिट कंडीशन आई थी मोजाम्बिक में 2019 में एंड ओपी वनीला में, इससे क्या हुआ कि हम लोगों ने रिलीफ प्रोवाइड किया फ्लड विक्टिम्स को इन मेडागास्कर में भी इन 2020। तो लाइक हम लोग डिजास्टर रिलीफ में भी साथ में मिलकर काम किया, जिसमें लोगों ने उनको किसी न किसी तरीके से सहायता की है। ये हमारा रहता है टॉपिक इन रिलेशन विद अफ्रीका। नेक्स्ट आता है हमारा इंडिया टेलीकॉम डिप्लोमेसी। इंडिया टेलीकॉम डिप्लोमेसी क्या है इसको हम लोग समझते हैं अब। इंडिया टेलीकॉम डिप्लोमेसी आता है हमारा, इंडिया सेलिब्रेट इट्स टेलीकॉम डिप्लोमेसी ऑन वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। कब सेलिब्रेट किया हमने इसको हमने सेलिब्रेट किया ऑन वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। जो टेलीकॉम डिप्लोमेसी है ये अट्रैक्ट करता है नए बिजनेस वेंचर्स को, फॉर्ज पार्टनरशिप को, डेमोन्स्ट्रेट करता है इंडिया का कमिटमेंट, जिससे वो एक सिक्योर लीडरशिप पोजीशन दिखा पाए ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन लैंडस्केप में। तो इंडिया का क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट है, कैसे इंडिया डेवलप करते, कैसे अपनी स्ट्रेटेजी लगाएगी जिससे वो डेवलप कर सके। स्टेप क्या टेकन है या फिर स्टेप्स क्या लिए गए हैं वो आते हैं आपके। सबसे पहला आता है आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद पार्टनर कंट्रीज एंड टेलीकॉम चिप कंपनीज। अब जो टेलीकॉम चिप कंपनीज होती हैं और जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है उसमें क्या क्या है रोल। सबसे पहला आता है आपका इंडिया यूएस ओपन रेडियो एक्सेस, जिसको ORAN भी बोलते हैं, नेटवर्क एक्सेलरेशन रोड मैप। ये पूरी तरीके से रोड मैप बनाया गया है कि कैसे हम लोग इंडिया और यूएस के बीच में एक्सेस कर पाए, नेटवर्क्स का यूज़ कर पाए। फिर आता हमारा एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस। एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस हो गया, जिसमें क्या है कि इंडिया यूएसए कोलैब करते हैं और इन्होंने कुछ डायरेक्ट फैसिलिटेट किए हैं ऑन इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस, द स्पेक्ट्रम एलोकेशन एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस एश्योरेंस। स्पेक्ट्रम एलोकेशन क्या होता है, जैसा आप स्पेक्ट्रम एलोकेशन होगा लेके चलूँ, जो हमारा इंटरनेट कनेक्शन रहता है लाइक ऑन द बेसिस ऑफ लाइक 5G स्पेक्ट्रम, 4G स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम बेसिस थीम के बारे में बताया गया है। इसी में अगर और अच्छे से समझते हैं तो द डॉट एक्सप्लोर्ड DOT explored potential collaboration to elevate R&D, foster innovation and fortify the startup ecosystem in quantum communication within China। तो जो क्वांटम कम्युनिकेशन हम लोग वर्ड यूज़ कर रहे हैं इसके अंतर्गत क्या आता है कि जो DOT है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, ये एक्सप्लोर कर रहा है पोटेंशियल कोलैबोरेशन टू एलिवेट R&D
जो R&D है इसको एलिवेट कर पाए, इनोवेशन को फॉस्टर कर पाए और स्टार्टअप इकोसिस्टम को डेवलप कर पाए विद इन इंडिया। अब आता है हमारा ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC। Significant efforts were undertaken to make IMC a global event like Mobile World Congress by 2025। जो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया मोबाइल कांग्रेस है IMC है, इसको बहुत सारे एफर्ट दिए गए कि इसको भी हम लोग एक डेवलप कर पाएँ जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस होता है उसके लेवल पे अप टू 2025 में। इसमें आता है जो अचीवमेंट क्या है टेलीकॉम डिप्लोमेसी में। अब कुछ अचीवमेंट्स में आते हैं। सबसे पहला आता है हमारा कि जो हमारा इंडिया है कंपनीज हैं उसने एक्सपोर्ट किया अप टू 25,200 करोड़ वर्थ ऑफ टेलीकॉम इक्विपमेंट। हम लोगों ने इतने ज़्यादा अमाउंट के इक्विपमेंट्स को हम लोग ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुके हैं इन 2023-2024 में, और सिक्योर किया हमने इंडिया के इंटरेस्ट एंड लीडरशिप पोजीशन को इन द इंटरनेशनल फोरम में भी हमने इंडिया की जो इंटरेस्ट और लीडरशिप पोजीशन है उसको भी सिक्योर किया है। इंडिया का जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है वर्ल्ड रेडियो कॉन्फ्रेंस WRC में, इसने रिजल्ट किया, इसने दिखाया कि जो हमारे सेफ गार्डिंग स्पेक्ट्रम है फॉर इंडियाज ऑपरेशन इन एरोस्पेस उसको भी उसका एक रिजल्ट की तरह है जब इंडिया ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया वर्ल्ड रेडियो कॉन्फ्रेंसेस में, जिससे हमें रिजल्ट के तौर पे क्या मिला कि हमें सेफ गार्डिंग स्पेक्ट्रम मिला इंडियन ऑपरेशन के लिए एयर स्पेस में, सी में, और इनेबल किया हमें जिससे हम फ्यूचर 5G डिप्लॉयमेंट्स कर पाएँ। साथ ही में आता है जो द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली WTSA, ये हेल्ड हुआ है फर्स्ट टाइम इन इंडिया में पहली बार ये हेल्ड हुआ है अक्टूबर 2024 में न्यू दिल्ली में, जिससे डिसाइड करेगा द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, जिससे जो फ्यूचर में आने वाली टेलीकॉम जनरेशन की होंगे सिस्टम, कैसे टेलीकॉम जनरेशन डेवलप करेगा, क्या स्पेक्ट्रम होगा, वो सब चीज़ें डेवलप करेंगे। और मेन बात क्या है कि फर्स्ट बार हुआ है जो हमारे इंडिया में आया है। ओके, दैट इज कॉल्ड WTSA, दिस हैपेंड फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ये हमारा हो गया टेलीकॉम का पार्ट। नाउ आता हमारा एनिमल डिप्लोमेसी। व्हाट इज एनिमल डिप्लोमेसी? एनिमल डिप्लोमेसी क्या है? टेलीकॉम डिप्लोमेसी की तरह है कि डिफरेंट है, उसको भी देखते हैं हम लोग। सबसे पहले कि जो मलेशिया है ये एम कर रहा है कि इम्प्रूव करेगा अपना एनवायरमेंटल इमेज को, और बाय पुटिंग फॉरवर्ड क्या करेगा, ये इसने अपनी एक डिप्लोमेसी रखा जिसको बोलते हैं औरंगाटोन डिप्लोमेसी। एक टाइप ऑफ की एनिमल डिप्लोमेसी है। औरंगाटोन आप जानते होंगे, लाइक दैट इज ऑल्सो ए कैटेगरी ऑफ गोरिल्लास। अगर आपने रिसेंट में मूवी देखी होगी दैट्स लाइक जो अभी रिसेंट मूवी है फॉर द गॉडजिला, तो द औरंगाटोन इज लाइक सेम एज ए गॉडजिला बट, या फिर बोल सकते हो आप गोरिल्ला, जो कि ब्राउनिश हेयर में रहते हैं आपके, एंड दे आर मोर इंटेलिजेंस देन द गोरिल्ला, सो यू कैन से लाइक औरंगाटोन डिप्लोमेसी। जो अबाउट एनिमल डिप्लोमेसी है तो इसमें क्या है, इसमें इन्वॉल्व कर रहा है कि गिविंग और लैंडिंग एनिमल्स एज ए साइन ऑफ फ्रेंडशिप एंड गुडविल बिटवीन कंट्रीज। तो दो कंट्रीज के बीच में जो अच्छे संबंध है उनको दिखाने के लिए क्या एनिमल्स को गिविंग एंड लैंडिंग करेंगे। ये जो क्रिएचर्स हैं ये प्रोसेस करते हैं कल्चर सिग्निफिकेंस को एंड आर इंडिजीनियस टू द कंट्री दैट गिफ्ट्स देम, और उस कंट्री जिस कंट्री में ये इंडिजीनियस है वही कंट्री इनको गिफ्ट करेगी। कंसिडर एज एन एलिमेंट ऑफ सॉफ्ट पावर, इनको एज ए एलिमेंट ऑफ सॉफ्ट पावर की तरह ये समझेंगे या फिर देखा जाएगा इनको। के एग्जांपल में क्या कि जो चाइना का पैंडा डिप्लोमेसी है, ऑस्ट्रेलिया का कोला डिप्लोमेसी है। एथिकल कंसर्न क्या है कि एनिमल आर बीइंग यूज्ड एज ए मींस, कि एथिकल कंसर्न में आता है कि ये एक तरीके से यूज किया जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जा रहा है जिससे जो नेशन है उनका इंटरेस्ट फुलफिल हो। ये कि लाइक को नेगेटिव पॉइंट भी बोल सकते हो। एथिकल कंसर्न क्या है इनसे। आफ्टर दिस हमारा आता है साउथ चाइना सी। जो फिलीपींस है इसने डिनाई किया है कि चाइना का क्लेम ऑन एग्रीमेंट ओवर डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी सेकंड थॉमस सोल। तो फिलीपींस ने चाइना का जो क्लेम है उसको डिनाई किया है। बोला कि जो साउथ चाइना सी है ये पार्ट है हमारा वेस्टर्न पैसिफिक ओशन का। ये स्ट्रेच करता है फ्रॉम द सिंगापुर टू द स्ट्रेट ऑफ मलक्का इन द साउथ वेस्ट टू द स्ट्रेट ऑफ ताइवान इन द नॉर्थ ईस्ट। की डिस्प्यूट क्या है साउथ चाइना सी में? सबसे पहला हमारा था कि 9 डैश लाइन, जो इमेजिनरी लाइन है चाइना की। चाइना मानती है कि वो एक लाइन है जहाँ तक हम लोग साउथ चाइना सी में जहाँ तक हम कवर करते हैं अपने एरिया को, विच कवर्स मोस्ट ऑफ द साउथ चाइना सी, और ये ज़्यादा से ज़्यादा साउथ चाइना सी एरिया को कवर करती है।
और ये जो आपका 9 डेज लाइन है ये ओवरलैप करती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ ब्रूनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान एंड वियतनाम। जो ये आपकी कंट्रीज हो गई हैं, दैट इज लाइक आपका ब्रूनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान एंड वियतनाम, इनका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ये, और जो आपका चाइना का 9 डेज लाइन है ये, इसमें देखें तो हम लोग चाइना जो 9 डेज लाइन है ना ये इनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को भी कवर करता है। इस वजह से ये ज़्यादा डिस्प्यूट्स में आता रहता है हमेशा। एक हमारे इसमें पैराकिल आइलैंड्स हैं जो कंट्रोल किए जाते हैं चाइना के द्वारा, बट ऑल्सो क्लेम्ड बाई ताइवान एंड वियतनाम। इसको ताइवान एंड वियतनाम भी क्लेम करता है। नेक्स्ट आता हमारे स्पार्टले आइलैंड, ये क्लेम किया जाता है चाइना के द्वारा, ताइवान के द्वारा, वियतनाम, फिलीपींस और मलेशिया के द्वारा इसको क्लेम किया जाता है। अब आप अभी जो हमने पढ़ा है जो सेकंड थॉमस सोल है, ये एक सबमर्ज रीफ है लोकेटेड नियर द आइलैंड। जो इस आइलैंड के पास में एक सबमर्ज रीफ है वो है आपका। सेम हमारा आता है स्कारबोग शोल आता है जो क्लेम किया जाता है चाइना के द्वारा, ताइवान के द्वारा और फिलीपींस के द्वारा। तो हमें ये थोड़े पॉइंट्स से याद रखने पड़ेंगे कौन सा पार्ट किसके द्वारा क्लेम किया जाता है। चाइना के द्वारा तो ऑलमोस्ट सभी किए जाते हैं, देन ऑल्सो ताइवान के द्वारा भी किए जाते हैं, वियतनाम के द्वारा भी किए जाते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, इसको कैसे याद कर सकते हैं, कैसे किससे द्वारा। अब देखो चाइना तो सब में हो गया आपका, ताइवान इज ऑल्सो इन एवरीवन, वियतनाम इज ऑल्सो इन एवरीथिंग। तो हमारा जो स्कारबोग है इसमें आपका वियतनाम नहीं है, फिलीपींस, एंड फिलीपींस ऑल्सो क्लेम्स स्पार्टले आइलैंड। तो हमारा जो सिर्फ बचा मलेशिया, तो मलेशिया ओनली क्लेम्स स्पार्टले आइलैंड, फिलीपींस क्लेम्स स्पार्टले आइलैंड एंड स्कारबोग आइलैंड। अदरवाइज जो चाइना, वियतनाम, ताइवान है वो सबको क्लेम करता है। ओके, नेक्स्ट आता हमारा मिडिल पावर। मिडिल पावर है क्या, इसको देखते हैं। फॉर द मिडिल पावर, जो मिडिल पावर इज लैकिंग ए यूनिवर्सिटी एग्रीड अपॉन डेफिनेशन। अब मिडिल पावर है क्या, ये डेफिनेशन टिपिकली रैंक होता है बिलो ग्रेट पावर्स बट एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ओवर ग्लोबल पॉलिटिक्स। ये रैंक होती है जो ग्रेट पावर तरीके की एक रैंक मानते हैं हम लोग, रैंक माने गए कि ग्लोबल पॉलिटिक्स लेवल पे जो पावर्स की रैंक होती है उसमें जो सबसे ऊपर आता है ग्रेट पावर, उसके बाद जो आता है आपका वो आता है मिडिल पावर। ग्रेट पावर आर द कंट्रीज विद द परमानेंट सीट इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएनएससी में जो परमानेंट सीट्स होती हैं, जिसकी परमानेंट सीट होती है वो ग्रेट पावर में माने जाते हैं। फिर जो ग्रेट पावर से कम होते हैं, जिनकी परमानेंट सीट नहीं होती यूएनएससी में, वो मिडिल पावर में आ सकते हैं। मिडिल पावर्स हैव एक्सटेंसिव डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक एंड मल्टीलेटरल एंड मिलिट्री हेफ्ट। इनके पास अच्छा डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, मल्टीलेटरल और मिलिट्री हेफ्ट होता है। ये कॉम्प्रोमाइज करते हैं ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज के साथ साथ एंड ग्लोबल साउथ नेशन के साथ साथ। ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज में आपको ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड साउथ कोरिया हो गया, और जब आप ग्लोबल साउथ नेशंस देखते हैं जिसमें आपको इंडिया, अर्जेंटीना, ब्राजील एंड इंडोनेशिया, इनके साथ साथ क्या करते हैं, आपको जो मिडिल पावर कंट्रीज हैं ये रिलेशंस बनाते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, ये स्ट्रेंथन करते हैं मल्टीलेटरलिज्म को, रिप्रेजेंट करते हैं वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ एक्सेट्रा, ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ को भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये मिडिल पावर रहता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा जियोपॉलिटिकल रिसेशन। जियोपॉलिटिकल रिसेशन क्या है, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, जैसे जो हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट है इयान ब्रेमर्स, इन्हें डिफाइन किया जियो पॉलिटिकल रिसेशन आने वाला है एक ऐसे सिचुएशन जहाँ पे क्या हो, जो एस्टेब्लिशमेंट ग्लोबल पावर फ्रेमवर्क आर क्रम्बलिंग। जो हमारा ग्लोबल पावर फ्रेमवर्क होगा ये पूरा क्रम्बल करेगा। साथ में बोले अकॉर्डिंग टू हिम जो इकोनॉमिक रिसेशन है, जियोपॉलिटिक्स है बूम एंड बस्ट साइकिल्स। जो इकोनॉमिक रिसेशन की तरह जियोपॉलिटिक्स है बूम एंड बस्ट साइकिल्स भी होते हैं इसके। ड्यूरिंग जियोपॉलिटिकल रिसेशन में क्या होता है कि जो responding to a crisis becomes significantly more challenging due to the decreased resilience and political institution। इसमें कहते हैं जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है इनके रेजिलियंस बहुत कम हो जाते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के रेजिलियंस बहुत कम हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि कोई भी क्राइसिस हो रही हो तो उससे कोप अप करने के लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, कोई भी क्राइसिस हो रही है उसके चैलेंजेस को कैसे फेस करें वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर किसी कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की वजह से रेजिलियंस कम हो जाए। रीजन क्या है जियो पॉलिटिकल रिसेशन का, बोला कि लॉन्ग टर्म चाइना एंड ग्लोबल साउथ के राइज होने से। अब जो लॉन्ग टर्म राइज ऑफ चाइना एंड ग्लोबल साउथ है इससे करो जो कंबाइन विद डिक्लाइन ऑफ यूरोपियन, इससे यूरोपियन डिक्लाइन हो रहा है, जापानीज इकोनॉमिक पावर भी कम हो रही है, लेकिन इसमें चाइना एंड ग्लोबल साउथ रीजन बहुत ज़्यादा ग्रो राइज कर रहे हैं। और इसमें का जो यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड रिलेशन है उसमें भी बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो रही है, इस वजह से हो रहा है।
तो ये होता है, इस वजह से हमारे क्या जियो पोलिटिकल रिसेशन होता है। बाकी आप जब करते जाओगे, अभी जो अगर ये रिसेशन आगे आते हैं तो इसमें और अच्छे से ब्रीफली पढ़ेंगे। सो आफ्टर दिस हमारा इंटरनेशनल रिलेशन का शॉर्ट एंड न्यूज भी कंप्लीट होता है। आफ्टर दिस वी विल मूव टू द इकोनॉमिक पार्ट्स, इकोनॉमी पार्ट पे करेंगे। फॉर द हमारा नेक्स्ट वीडियो वी विल मूव टू द इकोनॉमी पार्ट। ओके, टिल दैट थैंक यू, हैव ए गुड डे। अगर आपको कोई भी डाउट्स या फिर कोई भी है सजेशन देना हो तो प्लीज फील फ्री टू शेयर in the feedback section, also in the comment section. Thank you, have a good day.